और अब एक खास कॉर्पोरेट से बात करने का। आज कॉर्पोरेट कनेक्शन में बात होगी आईआईएफएल फाइनेंस से। रीजन बहुत बड़ा है। आईआईएफएल फाइनेंस अपनी लोन बुक बढ़ाने पर काम कर रहा है। इनफैक्ट अपनी लोन बुक को डबल करने का भी एक रॉबस्ट सा प्लान बनाया है कंपनी ने, और इस वजह से आज ये कंपनी हमारे कॉर्पोरेट कनेक्शन में है, आज फोकस में है। तो आईआईएफएल फाइनेंस के सीएफओ राजेश रजत भी हमसे जुड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि लोन बुक दोगुना करने पर कंपनी ने क्या प्लान बनाए हैं। मैनेजमेंट से बात करें उससे पहले एक बार थोड़ा सा आपको कंपनी का चेक दे देते हैं कि कंपनी के बेसिक डिटेल्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो आईआईएफएल फाइनेंस जिस तरह से कंपनी की शुरुआत हुई, जो बड़े ट्रिगर्स है कंपनी के लिए कि वो अपनी लोन बुक को 1 लाख करोड़ बना देना चाहते हैं, और ये अचीव कैसे करेगी कंपनी? को लेंडर्स के साथ, तो 10 बैंक्स के साथ कंपनी ने एक पार्टनरशिप की है और अपने को लेंडर्स के साथ मिलकर इस लोन बुक को बढ़ाने में, इस लोन बुक को दोगुना करने में, पार्टिसिपेट करने में, दोगुना करने में कंपनी एक प्लान, रॉबस्ट प्लान बना रही है। तो रिटेल सेगमेंट पर फोकस है इस एनबीएफसी का। आईएफएल होम फाइनेंस, आईएफएल समस्ता फाइनेंस, ये उसकी सब्सिडरी कंपनीज भी हैं। अब हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सीएफओ हैं, राजेश रजत हैं। इनफैक्ट आज राजेश हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। सबसे पहले आपसे यही समझ लेते हैं, क्योंकि 1 लाख करोड़ एक रॉबस्ट टारगेट है, आप अपने को लेंडर्स के साथ इसे एग्जीक्यूट कैसे करने का प्लान कर रहे हैं? अगर आप और डिटेल्स इस पार्टनरशिप के बारे में शेयर कर पाएं तो। हमारी लोन बुक अगर आप देखेंगे FY17 से लेके दिसंबर 22 तक, सो इट हैज बीन ग्रोइंग एट अबाउट 20% पर एनम और कोर सेगमेंट्स जो, और टोटल लोन बुक ग्रो हो रहा है एट अ CAGR ऑफ 17%। तो अगर उसी को एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं, सो दैट मीन्स अगर हम आज एक 50,000 करोड़ से थोड़े कम है, से 47,860, then just extrapolating past performance से हम 1 लाख करोड़ in the next 4 years, because I mean 18% at 4 years 2x होता है, so that gives us the comfort। और दूसरा ये है कि जो ये हमारे सेगमेंट्स है, जो गोल्ड लोन्स, MSME, अफोर्डेबल होम लोन्स, ये सारे सेगमेंट्स इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज से जो बोरो कर रहे थे, मनी लेंडर से, ज्वेलर से एक्सेट्रा, अब ये धीरे धीरे फॉर्मल सेगमेंट्स में आ रहे हैं। एंड क्रेडिट ग्रोथ इन सेक्टर्स में काफी अच्छा दिख रहा है, मार्केट काफी बड़ा है। सो ये हमको कॉन्फिडेंस देता है कि हम ये अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन राजेश, वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि जो आपका न्यू मॉडल ऑफ पार्टनरशिप है, लगभग 10 को लेंडर्स हैं आपके साथ, आप कैसे अपने डिफरेंट डिविजन्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज पर काम करेंगे? यानी आपकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग कैसे होगी, मार्जिन्स पर किस तरह की आप आउटलुक शेयर कर सकते हैं? तो क्या होता है कि बैंक्स के पास लिक्विडिटी है और हमारे पास कस्टमर्स है, हमारे पास रीच है, हम कस्टमर्स को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। तो जो ये बैंक की पार्टनरशिप है, ऑलरेडी हमारी पार्टनरशिप असाइनमेंट, डायरेक्ट असाइनमेंट और सिक्योरिटाइजेशन रूट के थ्रू है बैंक्स के साथ में, और हम इसको अब एक्सटेंड कर रहे हैं को लेंडिंग मॉडल में। तो को लेंडिंग मॉडल में दोनों को फायदा होता है, बैंक को भी अच्छे क्वालिटी के एसेट्स मिलते हैं और हमें भी कम कॉस्ट ऑफ फंड्स में लिक्विडिटी मिलती है। सो इससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स में अच्छा खासा रिडक्शन होना चाहिए। ऑलराइट, तो लो कॉस्ट ऑफ फंड्स तो आपको मिलेंगे ही। ये डिटेल्स तो आपने शेयर की, लेकिन गौतम थोड़ी और डिटेल अगर हमें आपसे मिल पाए कि ये जो इंक्रीमेंटल लोन बुक है जो आप को लेंडर्स के थ्रू अचीव करने वाले हैं, यानी इस पार्टनरशिप मॉडल में कितनी % ऑफ इंक्रीमेंट्स आप चाह रहे हैं कि आपके को लेंडर से आए, और कितनी आप ऑन अ इंडिविजुअल कैपेसिटी बढ़ाएंगे? तो अभी आई मीन इस समय बिकॉज ये नया इनिशिएटिव है, तो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट देना पॉसिबल नहीं होगा कि इन टर्म्स ऑफ कितना ग्रोथ अचीव हो सकता है। बट ये है कि बहुत सारे बैंक्स में इंटरेस्ट है, हमने टाइप्स काफी सारे बैंक से किया है, एज रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी किया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, DCB, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ICICI बैंक। तो टेक्नोलॉजी वगैरह के इंटीग्रेशन चल रहे हैं, एंड जैसे ही कंप्लीट होता है तो एसेट ऑनबोर्डिंग शुड स्टार्ट। इनफैक्ट काफी जगह पे एसेट ऑनबोर्डिंग शुरू भी हो गया है, बट इट विल बी डिफिकल्ट कि कोई फॉरवर्ड लुकिंग नंबर दिया जाए।
ऑलराइट, ठीक है। एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे राजेश कि क्योंकि आपका एक्सपोजर तो सिर्फ होम लोन में नहीं, गोल्ड लोन, डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज में है, तो कोई पर्टिकुलर कैटेगरी जिस पर आपका फोकस ज़्यादा रहेगा इस पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू? हमारे सारे कोर सेगमेंट्स को हम टारगेट कर रहे हैं, गोल्ड लोन्स, अफोर्डेबल होम लोन्स, माइक्रो फाइनेंस लोन्स, एमएसएमई लोन्स। तो हमारे जो 4 फोकस सेगमेंट्स, हम सारे सेगमेंट्स में टारगेट कर रहे हैं को लेंडिंग मॉडल। तो ये को लेंडर्स में आपके साथ राजेश एसबीआई का भी एक बड़ा टाई अप है जो आपने अनाउंस किया है, और कोई और टाई अप जो आप हमारे साथ जिसकी डिटेल्स शेयर कर पाएं? तो बातचीत तो देखिए काफी बैंकों से चल रही है, जो टाइप्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जो पब्लिक डोमेन में है, जो नाम मैंने लिए हैं वो बेसिकली बाहर है नाम कि हमने इन बैंकों के साथ टाइप किया। तो अब राजेश, जैसे सारे ही सेक्टर्स पर अगर आप फोकस करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं अभी सभी कोर सेक्टर्स में अपने इस न्यू मॉडल थ्रू योर को लेंडर्स, अगर आप कंपटीशन चेक हमारे साथ एक बार शेयर कर पाएं कि किस तरह से पूरा स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको आपकी कंपनी के लिए दिखाई देती है? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि जो सेगमेंट्स में हम ऑपरेट कर रहे हैं उनमें बहुत स्कोप है फॉर इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट ग्रोथ, बिकॉज ये जो सेगमेंट्स है वो ज्यादातर वो हैं जो जिनको फॉर्मल रूट्स, जो बैंक्स के फॉर्मल रूट्स है उनमें से क्रेडिट नहीं मिल पा रहा था वेरी इजीली। हेंस ये जब एनबीएफसीज के पास आते हैं, हमारे जैसे एनबीएफसीज के पास आते हैं, तो दे फॉर्मली एंटर द फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर इन इंडिया, और ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। सो व्हेंस दे स्टार्ट एंटरिंग दिस फॉर्मल क्रेडिट मार्केट, फिर वो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड कर सकते हैं और उनको भी आगे चल के आगे के सालों में काफी फायदा होगा। तो मतलब इससे हमको कॉन्फिडेंस मिलता है कि आवर क्रेडिट ग्रोथ शुड बी स्ट्रांग फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। ऑलराइट, ठीक है। तो ये तो कंपटीशन की बात हुई, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आपको कितना रॉबस्ट, कितना कंपेटिटिव एनवायरनमेंट तो खैर आपने बताई, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? क्योंकि 2 साल पहले कोविड था, तब कोई प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन फरवरी तक हम ये प्रिपेयर्ड नहीं थे कि इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन आ जाएगा। किस तरह के चैलेंजेस आपको जो फेस कर रहे हो, आपको लगता हो कि लेंडर्स के थ्रू भी आ रहे हो? तो अगर आप बैंक क्रेडिट को देखिए तो वो भी 5-6% से अभी 9-10% हो गया है। वो प्राइमरीली रिटेल क्रेडिट से ड्रिवन है। अब सही कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें डीलेवरेजिंग हो रही है, वहां पे पिकअप इतना स्ट्रांग नहीं है। रिटेल में ग्रोथ है और हम भी रिटेल में ज्यादातर प्रेजेंट है। हमारी लोन बुक 94% रिटेल है। तो रिटेल शुड बी बिग ग्रोथ ड्राइवर आगे के कुछ कुछ आई मीन सालों में। तो उससे हम लोगों को भी काफी फायदा। ओके, ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आज हमसे बात करने के लिए, अपना व्यू हम तक, हमारे व्यूअर्स तक ये अपने व्यूज हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आईएफएल फाइनेंस और जो मेन स्टोरी पे गया जिसके चलते हम आज कॉर्पोरेट से बात कर रहे हैं, उन्हें इनवाइट किया है ताकि वो क्लैरिटी दे पाए हमारे व्यूअर्स को, वो ये था कि अपनी लोन बुक डबल कर रहे हैं। अविनाश गोरक्षाकर, फंडामेंटल एनालिस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, गुड आफ्टरनून। उनसे समझते हैं कि किस तरह से वो कंपनी को असेस कर रहे हैं। अविनाश, 46,000 तक के AUM है आईएफएल फाइनेंस के पास फिलहाल। को लेंडर्स के थ्रू ये डबल करना चाहते हैं अपने लोन बुक को। पार्टिसिपेशन, सेक्टर एक्सपोजर, इनका कोर सेक्टर सारे ही हैं, होम लोन हो, गोल्ड लोन हो, बिजनेस लोन हो। आप कैसे रीड करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को, और कितना रॉबस्ट ये टारगेट लगता है या अचीवेबल ये टारगेट लगता है इनके लिए? मुझे लग रहा है कि देखिए, गोल्ड लोन और हाउसिंग लोन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आईएफएल फाइनेंस का जिस प्रकार से रिटेल रीच है, बहुत ही बड़ा ज्योग्राफिकल पैन इंडिया कवरेज है, और जिस प्रकार से नंबर्स इन्होंने डिलीवर किए हैं दिसंबर के क्वार्टर में, हमको लग रहा है कि आने वाला साल, दैट इज इवन FY23, इनके लिए काफी स्ट्रांग रहेगा। इनफैक्ट दिसंबर में इन्होंने करीबन 310 करोड़ का मुनाफा कमाया है, जो अगर हम पिछला दिसंबर देखें तो करीबन 200 करोड़ का प्रॉफिट था, 250-60 करोड़ का। तो ग्रोथ नंबर्स काफी अच्छे हैं। मुझे लग रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते भी है तो ये मोमेंटम ब्रेक नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है। AUM अगर बढ़ता है तो इनको लिए और फंडिंग ऑप्शंस मिलेंगे, और जिस प्रकार की इनकी रीच है और रिटेल का एग्रेसिव इनका एक्सपेंशन भी है, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इस लेवल पे अच्छा खासा मुनाफा बन सकता है अगर किसी को 12 से 18 महीने का व्यू लेना है।
मुझे लग रहा है कि प्राइस टू बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक थोड़ा सा फेयरली एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर अगला साल 23 और 24 देखें तो हमको लग रहा है कि एनबीएफसीज में ये काफी वेल पोजिशन प्लेयर है और काफी वेल डाइवर्सिफाइड लोन बुक भी है और एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है। तो आई थिंक डेफिनेटली एट अराउंड 350 355 इसमें थोड़ा सा एक एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। ऑफ गुड एसेट क्वालिटी और इम्प्रूव्ड मार्जिन्स और जिस तरह से एनबीएफसीज के लिए एक अच्छा रॉबस्ट एनवायरनमेंट, ये सारे ट्रिगर पॉइंट्स को देखते हुए 12 से 18 महीने का लक्ष्य देख रहे हैं अविनाश। वेरी क्विकली अविनाश, अगर कोई इन्वेस्ट करता है इतने पीरियड के लिए तो उन्हें टारगेट क्या आय करना चाहिए स्टॉक पे? मुझे लग रहा है देखिए करीबन अगर हम 12 से 18 महीने की बात करें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कम से कम 450 का एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट पॉसिबल है। तो डेफिनेटली जैसे जैसे लोन बुक ग्रोथ बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और ओवरऑल मैक्रो एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा तो 450 का लेवल लेके मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा एक एक्यूमुलेशन और निवेश किया जा सकता है। यानी 100 रुपए ऊपर यहाँ से आपको साल से 1.5 साल तक के लिए होल्ड करके रखना होगा इस स्टॉक को। ये राय रहेगी अविनाश की। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस जानकारी के लिए। चलिए